हेलो बड्डीज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पार्टनरशिप, अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब है दो लोगों के बीच में रिलेशन, दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन जब दोनों मिलकर एक नए बिजनेस को शुरू करते हैं और बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अपने आपस में बांटने की बात करते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे 2 से लेके 50 तक लोग हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी 50। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें चाहे एक बंदा काम करे चाहे सारे बंदे काम करें, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में सब में बटेगा, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। सो द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all और any of them acting for all। चाहे सारे बंदे काम करे चाहे कोई एक काम करे, अगर एक भी काम करेगा वो सबके बिहाफ पे काम करेगा, बट प्रॉफिट तो सब में बटेगा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को हम एक एग्रीमेंट के बिहाफ पर शुरू कर सकते हैं और वो एग्रीमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए बेसिकली पर्सन्स को एक एग्रीमेंट करना है और वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रिटन में। और वो एग्रीमेंट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला लॉ कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है कि जब हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट ना हो कि हम अपने लोन को चुका सकें, तो उस केस में हमें अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ सकता है। अगर पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा तो लायबिलिटी कहलाती है अनलिमिटेड, और अगर पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचना तो लायबिलिटी कहलाती है लिमिटेड। बट पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ सकता है कंपनी के लोन को चुकाने के लिए। सो द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर एट स्टेक, दाव पर लगे हैं। अगर बिजनेस में सफिशिएंट पैसा नहीं है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं बिजनेस के लोन को चुकाने के लिए, बिजनेस के कर्जे को उतारने के लिए। थर्ड, रिस्क बेयरिंग। अब जितने भी पार्टनर्स इस बिजनेस में जुड़े हैं तो सभी पार्टनर्स के बीच में रिस्क बांटा जाएगा। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस एज अ टीम। तो इसमें रिस्क एक बंदे का नहीं होता बल्कि सभी बंदे, सभी पार्टनर्स का आपस में बांटते हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर सिंगल पर्सन काम करता था तो सिंगल पर्सन ही सारा का सारा रिस्क बेयर करता था। बट पार्टनरशिप के अंदर अगर कई पार्टनर्स मिले हैं तो रिस्क को भी कई पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, एज अ टीम काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन के हाथ में कंट्रोल होता था, बट पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल दोनों सभी पार्टनर्स के पास होता है। डिसीजंस आर टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं एंड ऑल द पार्टनर्स हैव कंट्रोल ओवर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। और सभी पार्टनर्स के पास कंट्रोल है बिजनेस को चलाने के लिए। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेंगे और सभी पार्टनर्स के पास कंट्रोल है बिजनेस का। वो बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। चाहे पार्टनर ने पैसा कम लगाया चाहे पार्टनर ने पैसा ज्यादा लगाया, सभी के पास इक्वल राइट होगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो ये पार्टनरशिप लीगल नहीं मानी जाएगी, ये इलीगल हो जाएगी, इसकी एग्जिस्टेंस को इलीगल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो अगर आपके पास 50 मेंबर्स तक हैं तो आप लीगल पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर आपके पास 50 से एक्सीड कर जाती है लिमिट तो आप लीगल पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहलाएंगे, आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि आपने लिमिट को एक्सीड कर लिया है, लिमिट को वायलेट कर दिया है। लास्ट, कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स हैं, अगर चारों पार्टनर्स मिलकर एक फर्म खोलते हैं, चारों में से एक पार्टनर को भी अगर कुछ हो जाता है तो वो जो एग्रीमेंट साइन किया था वो एग्रीमेंट अब वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि उस एग्रीमेंट पे पहले चारों पार्टनर्स के साइन थे। अब एक पार्टनर अगर उनमें से मर जाता है, एक की डेथ हो जाती है, तो जो एग्रीमेंट साइन किया था, जिस एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप को शुरू किया था, वो एग्रीमेंट अब वैलिड नहीं रहेगा, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी यहाँ पे। बट रिमेनिंग पार्टनर्स जो है ना, वो एक नई एग्रीमेंट साइन करके वापस से एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाती है, तो पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी की कमी रहती है। पार्टनरशिप लैक्स कंटिन्यूटी। Death of partner will lead to an end of partnership, but remaining partners may continue the business on basis of new agreement. But बाकी बचे हुए पार्टनर्स एक नया एग्रीमेंट के बेस पे नई पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बट पुरानी जो पार्टनरशिप थी, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, इसको चलाना और इसको खोलना और इसको बंद करना दोनों आसान है। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए हमें सिर्फ एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। अगर एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया तो हम पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, और इसको बंद करना भी आसान है क्योंकि अगर हमने एग्रीमेंट के बेस पे शुरू किया था तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल करके हम अपनी पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप को शुरू करना भी आसान, इसको बंद करना भी आसान, और इसके अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स भी कम चाहिए। सेकंड, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब पार्टनरशिप के अंदर सिंगल पर्सन के हाथ में डिसीजन नहीं होता, सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर एक अकेला बंदा किसी को कोई डिसीजन लेगा तो वो गलत डिसीजन ले सकता है। बट अगर जब कई बंदे आपस में मिलकर, अगर कई पार्टनर्स आपस में मिलकर एक डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बैलेंस माना जा सकता है। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एज अ रिजल्ट, डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड, क्योंकि सभी पर्सन्स अपने अपने एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्सपर्ट होते हैं। अगर सभी पर्सन्स जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्सपर्ट हैं आपस में मिलकर, साथ मिलकर एक डिसीजन लेंगे तो हम कह सकते हैं वो डिसीजन बेटर होगा अगर सिंगल पर्सन वहां पर डिसीजन ले। अगर एक अकेला बंदा डिसीजन लेगा तो वो हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो हो सकता है उसका डिसीजन कहीं पे लैग करे। बट अगर कई पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो जो डिसीजन लेंगे वो एक्सपर्ट डिसीजन माना जाएगा, बैलेंस डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि उसमें कई लोगों ने मिलकर अपनी राय दी है और कई लोग जो थे वो अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से उसके अंदर राय दे चुके हैं। तो इसका जो डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन डिसीजन लेता था तो वो बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाएगा। बट पार्टनरशिप में कई पर्सन डिसीजन लेते हैं तो वो बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड, मोर फंड्स। अब अगर कई पर्सन्स आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं तो कई पर्सन जो बिजनेस करेंगे तो अपना अपना इंडिविजुअल पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं इसमें ज़्यादा पैसा हमारे पास आ सकता है। जब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन इन्वेस्ट करता था तो कम पैसा इन्वेस्ट करता था, बट अगर वहीं पे ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट को कलेक्ट कर पाएंगे। एज कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड
by a number of partners, it makes possible to collect large amount of funds as compared to the sole proprietorship. Clear? Sharing of risk. सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन रिस्क बियर करता था, बट पार्टनरशिप में सिंगल पर्सन रिस्क बियर नहीं करेगा। रिस्क को सभी पार्टनर्स आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एज पर रेशियो जो उन्होंने डिसाइड किया उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिंगल पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आती, तो ये इसका फायदा हुआ। एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आएगी, सभी पर्सन आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे, आपस में मिलकर कंट्रोल करेंगे, आपस में मिलकर पैसा लगाएंगे, तो आपस में मिलके ही बिजनेस के रिस्क को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The risk involved is shared by all the partners. This reduced this reduces the burden and stress on individual partners, जिसकी वजह से इंडिविजुअल पार्टनर्स पर रिस्क और स्ट्रेस और बर्डन कम हो जाती है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। पार्टनरशिप को गवर्नमेंट यह नहीं बोलती कि आपको अपनी बुक्स को पब्लिश करना है या मतलब आपको अपनी बुक्स को लोगों को दिखाना है, जिस वजह से पार्टनरशिप की जो इंफॉर्मेशन है, इस बिजनेस की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो बाहर शेयर नहीं होती, तो वो इनके आसपास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो इनके पास ही रहती है। A partnership firm is not legally required to publish its accounts and submit its report, which helps in maintaining confidentiality और secrecy. अब पार्टनरशिप फर्म को लीगली अपने बुक्स लोगों को नहीं दिखानी, तो अगर आपको अपनी बुक्स लोगों को नहीं दिखानी तो आपकी बुक्स की जो इंफॉर्मेशन है, आपके बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, वो बाहर लोगों को नहीं पता होगी, तो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप तक ही रहेगी, वो दूसरे लोगों तक नहीं जाएगी। तो ये भी इसका फायदा था। तो पहला, इसको चलाना और इसको बंद करना आसान है। इसका डिसीजन बैलेंस डिसीजन होता है, इसके पास ज़्यादा पैसा होता है, इसमें रिस्क सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर बांटते हैं, और इसको अपने बुक्स लोगों को नहीं दिखानी, जिसकी वजह से इसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर पाते हैं। क्लियर है? ये 5 मेरिट्स थे। अब आते हैं हम डीमेरिट्स पे। पहला डीमेरिट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं अगर बिजनेस का लोन चुकाने की क्षमता बिजनेस में नहीं है। पार्टनर्स आर लायबल टू रीपे द डेट्स even from their personal resources in case business assets are not sufficient to meet its debts. अगर बिजनेस के एसेट से वो अपने कर्जे को नहीं चुका सकते, अपने डेट को पूरा नहीं कर सकते, मीट नहीं कर सकते, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर उस डेट को पूरा करना पड़ेगा, जिस वजह से इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कहलाती है, और ये इसका एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा डीमेरिट है। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिमेरिट, इनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं बिजनेस के कर्जे के लिए, बिजनेस की उधारी को चुकाने के लिए हमें अपना घर, बंगला, गाड़ी कुछ भी बेचना पड़ सकता है। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमने पहले बोला था मोर फंड्स, हमारे पास पैसा तो ज़्यादा होता है बट उसकी भी एक लिमिट है। 50 बंदों से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते ना, तो जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पैसा हम बिजनेस में लगा सकते हैं, वो 50 लोगों तक का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा लोगों का पैसा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। There is a restriction on number of partners, that is 50, hence contribution in terms of capital invested is usually not sufficient to support large scale business operations. अगर हमें अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो हमें ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा पैसा कौन ला सकते हैं? ज़्यादा लोग ला सकते हैं, बट पार्टनरशिप में लिमिट है कि 50 से ज़्यादा लोग तो इसमें आ नहीं सकते, तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा पैसा, मतलब अपने आप को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रहता, उसकी एक लिमिटेशंस रहती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। क्लियर? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जब ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने के, मतभेद होने के, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समटाइम्स डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑफ पार्टनर्स
may lead to confusion and conflicts among the partners of a firm। क्योंकि अगर कोई डिसीजन लेना है तो अगर 10 पार्टनर्स मिलकर कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है उसमें 2 या 3 पार्टनर ऐसे हों जो उस डिसीजन से सहमत ना हो, जिस वजह से उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिस वजह से पार्टनरशिप के एंड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आपस में लड़ाइयाँ होंगी पार्टनर्स में, तो अगर एक भी पार्टनर कहेगा मुझे पार्टनरशिप से जाना है, तो इस केस में हो सकता है कि हमें अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म भी करना पड़ सके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पार्टनरशिप में। अगर एक बंदे के हाथ में सारा कंट्रोल होता, तो उसको डिसीजन सबको एक्सेप्टेबल होता, कोई उसको नहीं मना कर सकता था क्योंकि एक अकेले पर्सन का डिसीजन है। बट जब ज़्यादा लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मैंने पहले बता दिया था। अगर एक भी पार्टनर को कुछ हो जाता है, चाहे वो बीमार पड़ जाता है, चाहे वो मैं कह सकता हूँ इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, चाहे उसको जेल हो जाती है, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर और चाहे उसकी डेथ हो जाती है, इस केस में जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी उसको बंद करना पड़ेगा और बाकी बचे हुए पार्टनर्स नए एग्रीमेंट के बेसिस पे पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी होने के चांसेस कम होते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि एक भी अगर पार्टनर को कुछ हो गया तो वहाँ पर पुरानी पार्टनरशिप को हमें एंड करना पड़ेगा और नई पार्टनरशिप को शुरू करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पार्टनरशिप फर्म जब अपने अकाउंट्स लोगों को नहीं दिखाती, पब्लिक को नहीं दिखाती, तो पब्लिक को पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं होता, ऐसे बिजनेस पे भरोसा नहीं होता जो अपने बही खाते लोगों को नहीं बताते, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देते। तो इस केस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारी इस पार्टनरशिप फर्म पे कम होता है। Partnership firm does not publish its accounts, due to which confidence of public is in such firm is generally low। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स को लोगों को नहीं दिखाती ना, तो लोगों को ऐसी फर्म पे भरोसा ही नहीं होता जब जिनकी इंफॉर्मेशन उनको पता ही नहीं होती। अगर हमें किसी के बारे में अच्छी जानकारी होगी, उसके बारे में पता होगा, तो हमें उस पर भरोसा हो सकता है। जब हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो हमें उस पर भरोसा नहीं होगा। तो पब्लिक को भी पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं होता क्योंकि पार्टनरशिप अपनी बुक्स को, अपने अकाउंट्स को लोगों को शो नहीं करती। क्लियर है? तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। नाम से ही समझ आ रहा है एक्टिव पार्टनर वो है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में पैसा भी लगाता है, बिजनेस में डिसीजन भी लेता है। अगर लॉस हुआ तो लॉस को भी झेलता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को भी घर लेके जाता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है कर्जे के लिए तो वो अपने घर से कर्जा लेकर भी आता है, अपने घर से पैसा भी लेकर आता है कर्जा चुकाने के लिए। तो एक्टिव पार्टनर वो जो पैसा लगाता है, जो बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को चलाता है, उसमें डिसीजंस लेता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स को और लॉस को शेयर करता है, और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं। पैसा भी लगाता है, मैनेज भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटता है, और चौथा लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो वो होता है एक्टिव पार्टनर। दूसरा, स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर नाम से पता है, जो सो रहा है, पैसा लगा दिया बट मैं काम नहीं कर रहा। मैंने पैसा तो लगा दिया बट मैं काम नहीं कर रहा, बट पैसा लगाया है तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को भी लूंगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस को भी झेल लूंगा, और मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस क्या? एक्टिव पार्टनर पैसा लगाता है, स्लीपिंग पार्टनर भी पैसा लगाता है। एक्टिव पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता है, काम करता है क्योंकि वो एक्टिव है, बट स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में काम नहीं करता है क्योंकि वो स्लीपिंग है। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में बट ये पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में। ये एक्टिव है, ये स्लीपिंग है।
क्लियर है? एक्टिव पार्टनर सब कुछ करेगा, स्लीपिंग पार्टनर सब कुछ करेगा बट बिजनेस में काम नहीं करेगा। पैसा भी दे देगा आपको, पैसा दिया तो आपका प्रॉफिट भी लेकर जाएगा। अगर बिजनेस के पास कर्जा नहीं है, पैसा नहीं है कर्जा चुकाने के लिए, तो आपको पैसा भी देगा बट बिजनेस में काम नहीं करूंगा मैं। तो स्लीपिंग पार्टनर वो जो पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में। तीसरा, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब क्या हो गया? सीक्रेट मतलब क्या होता है? जो लोगों को नहीं पता, सीक्रेट है। तो सीक्रेट पार्टनर एक तरह का एक्टिव पार्टनर ही है, बस दूसरे लोगों को, बाहर के बंदों को नहीं पता कि ये इस कंपनी में पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर इज सेम एज एक्टिव पार्टनर, बट सीक्रेट पार्टनर के बारे में कंपनी के बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। Secret partner is one who contributes capital, participate in management, share profit and loss, and liability is unlimited but is unknown to the general public. बट लोगों को नहीं पता कि एक ऐसा बंदा भी इस कंपनी में पार्टनर है। मान लो 4 बंदे एक पार्टनरशिप फॉर्म में है, 4 पार्टनर हैं, 4 में से एक सीक्रेट पार्टनर है, तो सीक्रेट पार्टनर के बारे में बाकी के 3 पार्टनर्स को पता होगा, बट इन 3 के अलावा कंपनी के बाहर, फर्म के बाहर किसी को नहीं पता होगा सीक्रेट पार्टनर के बारे में। तो स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस, एक्टिव पार्टनर मैनेज करता है, ये मैनेज नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर के डिफरेंस, एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, स्लीपिंग पार्टनर भी सब कुछ करता है, बट स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर की इंफॉर्मेशन का लोगों को नहीं पता होता। सीक्रेट पार्टनर के बारे में बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, आम जनता को सीक्रेट पार्टनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। क्लियर? 3 तरह के हो गए। फोर्थ, नॉमिनल पार्टनर। वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है कंपनी को, मतलब जिसका नाम ही काफी है कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई पार्टनर्स आपस में मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और वो ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे वो नए हैं, मतलब कहीं नई, किसी नई जगह पे जाके वो काम कर रहे हैं, तो वो, उनका एक जानकार अगर वहाँ पे रहता है तो उसको वो बोलते हैं कि सर आपको लोग यहाँ पर जानते हैं, आप सिर्फ ये बोल दीजिएगा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, आप हमें सिर्फ अपना नाम दे दो, आप कुछ मत करना, आपका हमारे लिए नाम ही काफ़ी है। तो अगर किसी पर्सन ने अपना सिर्फ नाम दिया है, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर बना है, तो वो होता है नॉमिनल पार्टनर। वो पार्टनर जो सिर्फ कंपनी फर्म को, जो सिर्फ बिजनेस को अपना नाम देता है, ना पैसा देता है, ना बिजनेस को चलाता है, ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस लेता है। बट अब बाहर के लोगों को तो ये पता है ना, कि लगता है कि ये पार्टनर है, तो बाहर के लोगों का कर्जा चुकाने के लिए इसको भी अपने एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब आम जनता को इसने यह बोल दिया कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, हमें पता है कि वो नहीं है, बट लोगों को तो ये बोल दिया कि मैं पार्टनर हूँ क्योंकि उसने अपना नाम दे दिया। अब लोगों का अगर कर्जा है तो लोगों का कर्जा अपना उससे भी तो मांगेंगे, क्योंकि लोगों की नज़रों में नॉमिनल पार्टनर भी एक पार्टनर है। तो ऐसा पार्टनर हु अलाउ यूज ऑफ हिज नेम बाय अ फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल nor participate in management and does not share profit and loss but has unlimited liability। बट इसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों की नज़रों में ये पार्टनर है तो लोग अपना कर्जा भी इससे पूरा करेंगे, इसको भी बोलेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, तो इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल का बेस्ट एग्जांपल एक ही है। मान लीजिए किसी फर्म के 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर अपने एक दोस्त को साथ में ले गए, मतलब 4 जने बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। 3 पार्टनर हैं, एक चौथा पर्सन साथ में जाता है जो कि उनका सिर्फ दोस्त है, कंपनी का पार्टनर नहीं है। अब वो बैंक में लोन लेने के लिए गए, तो बैंक का जो लोन मैनेजर था वो उस फोर्थ फ्रेंड को, जो इनका दोस्त था, उनको जानता था। ठीक है? तो दोस्त ने ना अपने किसी कंडक्ट से, अपने इशारों से या अपने बात करने के तरीके से
किसी भी तरीके से सामने वाले मैनेजर की नज़रों में यह साबित कर दिया कि मैं पार्टनर हूँ। अपने इशारों से, मतलब उसने डायरेक्टली नहीं बोला। अगर डायरेक्टली बोलता कि मैं पार्टनर हूँ तब तो ये बन जाता नॉमिनल पार्टनर। क्योंकि जब मैं डायरेक्टली फेस टू फेस बोल देता हूँ ना कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, जबकि नहीं हूँ, अगर मैंने बोल दिया तो मैं नॉमिनल पार्टनर। बट जब मैं अपने इशारों से, अपने तौर तरीके से, अपने बिहेवियर से सामने वाले को यह इम्प्रेशन दूं कि मैं पार्टनर हूं जबकि नहीं हूं, तो वो बन जाता है पार्टनर बाय एस्टोपल। तो ऐसा पर्सन जो अपने बिहेवियर से, अपने इशारों से, अपनी बातों से डायरेक्टली नहीं बोलता कि मैं पार्टनर हूं, बट अपने बात करने के तरीके से सामने वाले को यह शो कर दे कि हाँ मैं पार्टनर हूं, तो ऐसा पार्टनर कहलाता है पार्टनर बाय एस्टोपल। नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल में फर्क क्या है? नॉमिनल पार्टनर तो खुल के बोल देता है कि मैं पार्टनर हूं जबकि वो नहीं है, बट वो खुल के बोल देता है कि मैं पार्टनर हूं, तो वो बन जाता है नॉमिनल पार्टनर। एस्टोपल खुल के नहीं बोलता कि मैं पार्टनर हूं, बट अपनी बातों से, अपने इशारों से, अपने बैठने उठने करने के तरीके से लोगों को यह शो करता है कि मैं पार्टनर हूं, तो वो होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। ये भी पैसा नहीं लगाता, ये भी पैसा नहीं लगाता, ये भी मैनेज नहीं करता, ये भी मैनेज नहीं करता, ये भी प्रॉफिट लॉस नहीं बांटता, ये भी प्रॉफिट लॉस नहीं बांटता, बट इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट फर्क क्या है? ये नॉमिनल अपनी बातों से बता दे, अपने मतलब डायरेक्टली बोल देता है कि मैं पार्टनर हूँ, बस ये डायरेक्टली नहीं बोलता कि मैं पार्टनर हूँ। और लास्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग। अब सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 पार्टनर प्लस उनका दोस्त बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। अब जो चौथा दोस्त था ना, वो कुछ नहीं बोलता वहां पे, वो चुप करके बैठा है उनके साथ। बट तीनों पार्टनर्स में से एक ने बोल दिया कि ये चौथा पर्सन जो है हमारा दोस्त है, ये भी कंपनी का पार्टनर है। उसने झूठ बोल दिया, और जो दोस्त था उसने उस झूठ को, उस झूठ के ऊपर कुछ नहीं बोला। वो वहां पे चुप रहा। मतलब चुप रहना भी उसने अपनी सहमति कर दी ना, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो जब वो पर्सन अपनी डायरेक्टली नहीं बोलता, ना अपने इशारों से, बट जब कोई दूसरा पर्सन उसको यह बोल देता है कि ये पार्टनर है, बट उसको मना भी नहीं करता ना, वो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा पार्टनर जो कि पार्टनर नहीं है, बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। अब उसको पता है ना वो पार्टनर नहीं था, बट जब उसका दोस्त बता रहा था मैनेजर को कि हाँ ये हमारा दोस्त भी पार्टनर है, तो उसको नोइंग, वो जानता था कि ये गलत बोल रहा है, बट उसने उसके झूठ को मान लिया ना, उसके ऊपर मना नहीं किया। तो ऐसा पार्टनर जो खुद नहीं बताता, बट जब लोग उसको बोलते हैं ना कि ये पार्टनर है, तो उनको मना भी नहीं करता, तो ये होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक बार तीनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ लास्ट के। नॉमिनल पार्टनर जो खुल के बोलते हैं, अपने मुंह से बोलता है कि मैं पार्टनर हूँ। पार्टनर बाय एस्टोपल अपना मुंह बंद रखता है, बट अपने इशारों से बोल देता है कि मैं पार्टनर हूँ। होल्डिंग आउट ना खुल के बोलता है, ना इशारों से बोलता है, इसको कोई दूसरा बंदा ही बोल देता है कि ये पार्टनर है, बट उसको मान लेता है, ये उसको मना नहीं करता। तो तीनों में फर्क समझ आया? वन हु इज नॉट अ पार्टनर बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। इन तीनों के जो फीचर्स हैं, नेचर है सेम है। ना ये पैसा लगाएगा, ना ये पैसा लगाएगा, ना ये पैसा लगाएगा, ना ये बिजनेस को मैनेज करेगा, ना ये बिजनेस को मैनेज करेगा, ना ये बिजनेस को मैनेज करेगा, ना ये प्रॉफिट लॉस बांटेगा, या ना ये प्रॉफिट लॉस बांटेगा, ना ये प्रॉफिट लॉस बांटेगा। और इन तीनों की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, क्योंकि सामने वाले पर्सन को तो लगता है ना ये तीनों पार्टनर है। नॉमिनल, एस्टोपर और होल्डिंग आउट तीनों पार्टनर हैं। जब सामने वाले पर्सन को लगता है पार्टनर है, तो अगर उसका कर्जा फर्म नहीं चुका पाई, तो वो अपना कर्जा भी इन तीनों से भी मांग सकता है ना। तो इनकी लायबिलिटी भी क्या बन जाती है? अनलिमिटेड। अब फटाफट इन 6 के 6 पार्टनर्स में हम डिफरेंस कर लेते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब बताना मेरे को फटाफट, पैसा कौन कौन लगाता है? एक्टिव पार्टनर पैसा लगाता है, यस। स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगाता है, यस। सीक्रेट पार्टनर, यस। नॉमिनल पार्टनर, होल्डिंग आउट और एस्टोपल, नो। तो पहले तीनों पैसा लगाते हैं, लास्ट के तीनों पैसा नहीं लगाते हैं। एक्टिव भी पैसा लगाएगा, स्लीपिंग भी पैसा लगाएगा और सीक्रेट भी पैसा लगाएगा, बट ये तीनों
नाम के जो पार्टनर है ना ये पैसा नहीं लगाते। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है, यस। स्लीपिंग पार्टनर, नो। सीक्रेट पार्टनर, यस बट सीक्रेटली। नॉमिनल काम नहीं करता, ना होल्डिंग आउट काम करता है, ना एस्टॉपल काम करता है। मतलब पार्टिसिपेट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। क्लियर है? शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट लॉस बांटेगा, स्लीपिंग पार्टनर भी बांटेगा, सीक्रेट भी बांटेगा, बट ये लास्ट के तीनों प्रॉफिट नहीं बांटते। क्लियर है? लायबिलिटी, लायबिलिटी सभी पार्टनर्स की, 6 के 6 पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी सभी पार्टनर्स की क्या होती है? अनलिमिटेड। क्लियर है? तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही।